नमस्कार, स्वागत है आपका मैथ्स स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित इकाई 4 जो कि संबंधित है वैचारिक पृष्ठभूमि से, उसका भाग 2 लेकर आपके समक्ष उपस्थित है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी नवजागरण के बारे में, उसके विकास के कौन कौन से चरण रहे हैं, उन पर किन परिस्थितियों का प्रभाव रहा है और हिंदी नवजागरण की क्या समस्याएं रही हैं, तो उन सभी को आज डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आपने क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। सभी वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। और नोट्स चाहिए हैं तो वो भी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। जो यहाँ पे होते हैं वही नोट्स आप उनसे संबंधित पीडीएफ आपको चाहिए हो तो वो भी आपको प्राप्त हो सकती है। तो अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो कल सुबह 7 बजे जुड़ सकते हैं और रात 9 बजे 2 क्लासेस होती हैं प्रतिदिन और शाम 7 बजे क्विज होती है, तो उसमें आप भाग ले सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी संबंधित है हिंदी नवजागरण से और इसका सोर्स जो है वो अरिहंत बुक है। मैंने कुछ इसमें से एक्स्ट्रा नहीं करा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, उसमें सही दिया गया है बिल्कुल। तो आज हम अरिहंत बुक को ही फॉलो करेंगे। इस यूनिट के 3-4 टॉपिक हैं, हम उसके लिए अरिहंत को ही फॉलो करेंगे। तो शुरू करते हैं। हिंदी नवजागरण का अभिप्राय क्या है? तो जिस तरह से नवजागरण का अर्थ हम देख चुके थे कि उसका अर्थ होता है कि जो समाज में फैली हुई जो बुराइयां या फिर कहते हैं सामाजिक परिस्थिति जो होती है उनमें कुछ बदलाव हो जाता है। सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जागरण से होता है कि अलग प्रकार के जागृति जनता में आ जाती है, समाज में आ जाती है। तो वही उसी प्रकार से हिंदी नवजागरण का भी यही अभिप्राय है कि भारत में हिंदी प्रदेशों में जो परिवर्तन आया था, जो सांस्कृतिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन और कई कारण थे, उनकी वजह से जो परिवर्तन आया था उसी को ही हिंदी नवजागरण की संज्ञा दी गई थी। और हिंदी नवजागरण का प्रारंभ जो है वो 1857 के विद्रोह के बाद का माना जाता है। इसको 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 3 भाग है? पहला चरण जो है वो 1857 का महाविद्रोह है, उसी समय का। और दूसरा चरण भारतीय के जन्म से लेकर भारतीय युग को माना गया। और तीसरा चरण जो था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती पत्रिका से माना गया है। तो इन 3 चरणों में इसको बांटा गया। और जब भारतीय जी का आगमन हुआ हिंदी में तो उनके आगमन के बाद हिंदी में नवजागरण काल का प्रारंभ हुआ था। तब वहीं से इसका आरंभ माना जाता है। और इस युग को नवजागरण नाम देने वाले डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। और भारतून जी ने जो इसके बारे में कहा था कि सन 1878 में हिंदी अपनी नई चाल ढाल में ढली। 78 नहीं, उन्होंने 73 कहा था। 1873 में हिंदी नई चाल में ढली थी, ऐसा उन्होंने कहा था। तो ये बात कथन बिल्कुल सही था। तो ये कथन याद रखें। और क्योंकि यहाँ से ही हिंदी की नींव रखी गई थी। जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए जो कार्य किए थे, जैसे भाव से उन्होंने समाज सुधार के कार्य किए, उसी प्रकार से हिंदी में भारतीय जी ने हिंदी के सुधार के लिए कार्य किए थे बहुत सारे और इसको समृद्ध किया। तो ये इसीलिए इनको ही इसका नवजागरण काल का जो जहाँ से इनका प्रारंभ हुआ वहीं से माना जाएगा। और तो अब हम देख लेते हैं हिंदी के विकास के कौन कौन से चरण हैं। तो हमने देखा कि अभी 1857 के बाद हिंदी शुरू हुई। तो भारत में सन 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो अंग्रेजी शासन का, उसके बाद अंग्रेजी लोग थे, अंग्रेजों को हटाने का उसका कार्य किया गया। उनको फिर वहाँ से वो उस आंदोलन के बाद जो आंदोलन हुए, सभी जनता जो थी वो एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध हुई धीरे धीरे। तो उसी तरीके से अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी का विकास क्रम भारतीय औद्योगिक साहित्य से ही होता है। उस समय उनके समय में ही गतिमान था। और भारतीय जी के निबंध थे, नाटक और ये सब, और उनकी जो काव्य रचनाएं थी या अन्य विधाओं में जो उन्होंने रचनाएं लिखी, उन्होंने हिंदी का बहुत योगदान दिया हिंदी में। और जो उस समय की जो स्थिति थी वहाँ पे इनकी रचनाएं
जो राष्ट्र प्रेम की भी होती थी और राष्ट्र को एक मार्गदर्शन करने वाली होती थी। तो यही दूसरा चरण है। रामविलास शर्मा जी ने इस तर्क से सहमत नहीं थे कि उन्होंने हिंदी नव जागरण का जो समय है वो 1857 नहीं माना है। उनका ये समय मत नहीं था कि जो 1857 के समय से हिंदी प्रारंभ हुई, तो उनका मानना था कि भारतेंद्र जी के समय से ही हिंदी शुरुआत हुई है। तो हम ये माने, एक तरह से हमने नवजागरण वैसे डिस्कस किया था, तो भारतेंद्र जी का हिंदी का जो विकास क्रम है उसमें भारतेंद्र जी महत्वपूर्ण हैं और उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में क्रांति लाई। एक उसी को ही हिंदी नवजागरण कहा जाता है। और जैसे उन्होंने राष्ट्र को हर तरह से सजग करना चाहा अपनी रचनाओं के द्वारा, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से हो और सभ्यता के रूप में हो या फिर भाषा की उन्नति किस प्रकार से हो सकती है। तो इस तरह से वो समाज में जागृत का कार्य करने लगे थे और सभी का मार्गदर्शन करने लगे थे। उनके बाद के जो साहित्यकार हुए उनका उन्होंने काफ़ी मार्गदर्शन किया। तो इसलिए भारतेंद्र जी जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हमारे हिंदी में। तो उनके बाद, भारतेंद्र जी के बाद हिंदी नवजागरण का जो कार्य था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। वो सबसे आगे आते ही हैं। सरस्वती पत्रिका की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो थे वो सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ही सभी साहित्यकारों की भाषा को लेकर, भाषा उसकी सुधार करने के लिए या फिर जो उनकी त्रुटियां होती थी, भाषिक त्रुटियां, उनका सुधार करवाते थे। व्याकरणिक त्रुटियां होती थी उनको बताते थे और कई प्रकार से उनका मार्गदर्शन करते थे सभी रचनाकारों का। तो द्विवेदी जी ने भारतेंद्र हरिश्चंद्र के हिंदी नवजागरण संबंधी विचार जो थे और चेतना जो थी उसको बहुत ही मजबूती से साहित्यिक क्षेत्र में रखा है। और 1930 आप जानते हैं सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला 1903 में। तो वहीं से ही उन्होंने हिंदी की सेवा एक अलग लेवल पर की। एक बिल्कुल सेवक की भांति उन्होंने हिंदी के प्रति अपना भाव प्रकट किया और सभी को उसके बारे में जागृत करवाया। सभी की जो त्रुटियां होती थी, व्याकरणिक त्रुटि, सभी को समझाया करते थे वो। तो यही हम मान सकते हैं कि हिंदी नवजागरण को दिशा देने का कार्य जो है वो इसी पत्रिका से प्रारंभ हुआ है और भाषा संस्कारों की कुशलता को भी। तो भारतेंद्र जी और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो द्विवेदी जी ने क्या किया, उन्होंने केवल स्वयं हिंदी भाषा के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे, वो खुद तो कर ही रहे थे, लेकिन उनके समय के जो प्रख्यात लेखक थे उनको भी प्रेरित करते थे। वो हिंदी के विकास क्रम के लिए, जैसे जो ब्रज भाषा में लिखते थे या अलग अलग भाषाओं में लिखते थे जो भी, तो उनको इन्होंने प्रेरित किया कि वो हिंदी में लिखें। तो उस समय के जो रचनाकार थे, जो साहित्यकार थे, लेखक जो थे, उनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, भगवत शरण उपाध्याय हैं, रामविलास शर्मा हैं। तो ये सभी उस समय के लेखक रहे हैं और बहुत से लेखक थे जो द्विवेदी जी जो सभी लेखक जो थे वो उन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, विशेषज्ञ थे। विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नवजागरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। तो वो उस दृष्टिकोण के साथ जब समाज इसमें आई, साहित्य के क्षेत्र में आए, तो उन्होंने बहुत ही अलग लेवल पर एक उसका सेवा की, उसको उच्च लेवल पर पहुंचाया। तो वही सरस्वती पत्रिका है और जो द्विवेदी जी का जो योगदान है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है और वहीं से ही हिंदी अपने नवजागरण को बहुत ही उच्च स्थान प्रदान हुआ। तो अब देखते हैं हिंदी साहित्य पर तत्कालीन परिस्थितियों का क्या प्रभाव रहा। तो पता ही है आधुनिक हिंदी साहित्य पर जो भक्ति आंदोलन के साथ साथ जो अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव रहा है, लेकिन ऐसा कई साहित्यकार हैं जो ऐसा नहीं मानते हैं। लेकिन भारतेंद्र जी हुए और भारतेंद्र मंडल के जो सभी लेखक थे वो नई विचारधारा के अंतर्गत अंग्रेजी राज की चुनौतियों को जो आधुनिक हिंदी साहित्य पर भक्ति आंदोलन के साथ साथ अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव में देखने को मिलता है। तत्कालीन समय में भारतेंद्र मंडल के लेखकों ने नवीन विचारधारा के अंतर्गत अंग्रेजी राज की चुनौतियों को राजनीति से अधिक सांस्कृतिक माना। लेखनी के माध्यम से स्वदेशी वस्तुओं, उद्योग धंधों और स्वदेशी भाषा की
वकालत की। तो भारतेंद्र जी और भारतेंद्र मंडल के जो भी रचनाकार थे वो देश को एक मार्गदर्शन करना चाहते थे, देश की जनता को प्रोत्साहित करना चाहते थे ताकि वो अपने स्वदेशी जो वस्तुएं हैं उनका प्रयोग करें और जो स्वदेशी भाषा है उसका ही प्रयोग करें। तो ये इन्होंने इन सभी चीज़ों की, स्वदेशी वस्तुएं हों, उद्योग धंधे हों या फिर स्वदेशी भाषा हो, इनकी उस समय उन्होंने वकालत की और ये उसके लिए ही महत्वपूर्ण कार्य करते थे। तो भक्ति आंदोलन का भले ही प्रभाव रहा हो, लेकिन हिंदी जो है, तो रामविलास शर्मा जी की बात कर लेते हैं। उन्होंने कुछ लिखा था हिंदी के बारे में कि हिंदी नवजागरण में अंग्रेजी शिक्षा व पश्चिमी शिक्षा ज्ञान की कोई उल्लेख की भूमिका नहीं रही है। तो इन्होंने कहा है कि हिंदी नवजागरण में अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी ज्ञान का कोई भी महत्व नहीं है, ना ही उसकी कोई भूमिका रही है। हाँ, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि जो अंग्रेजी साहित्य की मानवतावादी और प्रगतिशील परंपरा रही है उससे हमें कुछ सीख सकते हैं, उससे सीखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आधुनिक हिंदी साहित्य की गंभीरता से अगर हम उसकी पड़ताल करें तो हमें यही पता चलता है कि ये प्रभावित तो जरूर थी अंग्रेजी साहित्य से, तो ये इसकी प्रेरणा जो थी वो अंग्रेजी साहित्य जरूर रहा है। तो हिंदी साहित्य पर जो नवजागरण काल में अनेक प्रभाव देखने को हमें मिले थे। पहले तो भारतेंद्र द्विवेदी जी की कृतियाँ जो थी उनका जन जागरण में बहुत प्रभाव रहा और नाटक लिखे गए, निबंध लिखे गए। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के द्वारा नवजागरण का कार्य किया। तो इन सभी की भूमिका यही रही कि समाज का सुधार कर सकें, समाज को एक उच्च स्थान प्राप्त करवा सकते हैं और समाज में भाषा को सबसे ऊपर ले जा सके। तो बस यही एक इनका उद्देश्य था। और हिंदी नवजागरण की समस्याएं क्या थी उस समय, जो वो भी देख लेते हैं। तो हिंदी नवजागरण एक अहम बिंदु उसकी संकुचित सांप्रदायिकता है। तो ये जो हिंदी नवजागरण का एक अहम बिंदु यही होगा कि उसकी जो संकुचित सांप्रदायिकता है, क्योंकि इसमें केंद्र में हिंदी और हिंदू हैं। तो जैसे नामवर सिंह के अनुसार हिंदी प्रदेश के नवजागरण के सम्मुख ये बहुत बड़ी गंभीर प्रश्न था कि यहाँ का नवजागरण हिंदू मुस्लिम दो धाराओं में विभक्त हो गया था, क्योंकि जो हिंदी जो थी उसको हिंदुओं की भाषा मानते थे और उर्दू को मुसलमानों की भाषा माना जाने लगे था। तो ये उस समय बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया था कि जो हिंदू मुस्लिम दो धाराओं में विभक्त हो रहा है तो उसमें किस प्रकार से एकता लाई जा सके। और ये प्रश्न ये भी था कि बंगाल का जो नवजागरण है वो एक प्रकार से विभक्त नहीं हुआ। और आश्चर्य की बात ये थी कि हिंदी प्रदेश का नवजागरण धर्म और इतिहास और सभी स्तरों पर दो भागों में टुकड़ों में हो गया था। तो नामवर जी ने ही ये सब कुछ लिखा है, हिंदी को काफ़ी परिभाषित करते हुए लिखा है कि आश्चर्य की बात तो ये है कि हिंदी प्रदेश का नवजागरण धर्म इतिहास भाषा सभी स्तरों पर दो टुकड़ों में बट गया था। तो इन्होंने पूरी एक विशेष व्याख्या दी है। और नामवर जी के जो हम इसको पूरे को देखते हैं व्याख्या को, तो उस समय भारतीय समाज दो धार्मिक संगठनों में विभाजित था, जिसके लिए उत्तरी भारत की तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियाँ उत्तरदायी थी। लेकिन हिंदी प्रदेश में भाषाई द्वंद्व था, हिंदी उर्दू विवाद था, नागरिक सुधार आंदोलन चल रहा था। तो इस तरह के कुछ नए परिवर्तन हो रहे थे। तो ये भी उस समय का जो समस्याएं रही हैं, तो उनमें कुछ एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि भारतीय न्यूगीन हिंदी नवजागरण की समस्या यह थी कि उसकी हिंदी का एक सही रूप तय कर बाकी रूपों को अबोध घोषित कर दिया जाए और अध्ययन पर बल नहीं दिया जाए। तो यानी इसका ये कहा गया कि उस समय भारतीय न्यूगीन जो साहित्यकार थे उस समय ये सबसे पहली दो समस्या मैंने बताई कि उर्दू और हिंदी जो विवाद था ये महत्वपूर्ण हो गया। तो उस समय साहित्य की चर्चा ही नहीं हो रही थी। भारतीय न्यूगीन हिंदी नवजागरण की समस्या यही थी कि हिंदी को एक सही रूप प्रदान कर नहीं किया जा रहा था। उसका जो रूप था, स्वरूप जो था वो अवैध ही घोषित था। तो अध्ययन पर इसका बल नहीं दिया जाता था, ना कोई अध्ययन करता था इसका। और जो उस समय वैसे तो हिंदी को नई चाल में ढलने का जो श्रेय है वो इसी समय को दिया जाता है। उर्दू में साहित्य लिखना हो या हिंदी में साहित्य लिखना, वो इस समय से प्रारंभ हो गया था, यानी इस समय से यानी भारतीय न्यूगीन से शुरू हो गया था। लेकिन उस समय इस पर आधारित कुछ अधिक साहित्य ग्रंथ नहीं लिखे गए। तो अब है जो भाषाएं बोलियां सैकड़ों वर्षों से उपयोग में थी उन्हें भिन्न कर पाना
सरल कार्य नहीं था और हिंदी के साथ साथ फारसी और उर्दू का भी विकास होता चला गया, जिससे हिंदी कई भागों में बट गई और हिंदी का एक रूप पूरे राष्ट्र को स्वीकार नहीं था। तो उस समय इतना ज़्यादा भाषिक द्वंद्व था कि पूरा राष्ट्र एक ही भाषा को अपनाने को तैयार नहीं था। तो ये जो द्वंद्व था उससे हिंदी कई भागों में बट गई। जो उस समय की जो छोटी छोटी बोलियां थी, उपभाषाएं जो थी, वो समाप्त होने लगी, क्योंकि महत्व जो था वो हिंदी को ही अधिक दिया जाने लगा। तो हिंदी को जो हिंदी के बारे में भारतेय हरिश्चंद्र जी जो थे, उनको यह आभास हुआ कि उर्दू शायरी परंपरा से अलग खड़ी बोली हिंदी में लेखन कार्य जो है वो सरल नहीं है, ऐसा उनको लगने लगा था। और एक तर्क सत्य ये है कि हिंदी से उर्दू को अलग करने के पश्चात भी भारतेंद्र जी जो थे वो रसायन उपनाम से इसमें लिखा करते थे, ब्रजभाषा में भी लिखते थे और उर्दू में भी वो लिखा करते थे। और वह हिंदी के समर्थन होने के बावजूद ब्रज में अधिक उन्होंने रचनाएं लिखी हैं और इन प्रसंगों से हिंदी क्षेत्र की भाषाई मानचित्र की जटिलता को हम समझ सकते हैं। तो और एक और पॉइंट है लास्ट कि भारतीयों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए द्विवेदी जी द्वंद्व की स्थिति में थे और वह और सभी विद्वान परिकल्पना कर रहे थे कि राष्ट्रवाद के बिना राष्ट्रवाद कैसे स्थापित किया जा सके। और ये कार्य उन्होंने हिंदी पत्रिका जो थी सरस्वती उसके माध्यम से पूरा भी किया। तो राष्ट्रभाषा के बिना जो राष्ट्रवाद हम उनको ऐसा माना था कैसे साबित कर सकते हैं, कोई राष्ट्रभाषा ही नहीं है इस देश की। तो उस समय पश्चिमी राष्ट्रों की तुलना में भारत अलग था और यहाँ पश्चिमी राष्ट्रों के समान एक ही भाषा नहीं बोली जाती थी, लेकिन हिंदी का प्रयोग जो था वो सबसे अधिक जनता करती थी। तो बाद में जाकर यही जो हिंदी को भी भाषिक मान्यता प्रदान हो गई। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए एक ऐसी परिकल्पना हुई जिसे क्षेत्रीय बोलियां और हिंदी के विविध रूपों के लिए स्थान नहीं बचा। एक ही कार्य के लिए हिंदी के भिन्न भिन्न उपकरणों का इस्तेमाल होने लगा था। तो अब बस हम देखेंगे हिंदी नवजागरण के जो प्रेरक तत्व हैं कौन कौन से रहे। तो हिंदी नवजागरण को राष्ट्रीय भावना के साथ जोड़ा जाता है और भारतेंद्र हरिश्चंद्र व द्विवेदी जी की रचनाओं पर भी तत्कालीन परिस्थितियों के प्रभाव रहे। नवजागरण के तीसरे दौर के रूप में डॉक्टर रामविलास शर्मा जी उन्होंने द्विवेदी जी व सहयोगी के विचारों का अपने वर्णन किया है। सरस्वती पत्रिका में भारत के अतिरिक्त यूरोप और एशिया के नवजागरण की भी चर्चा की गई है, सरस्वती पत्रिका में ही की गई थी। चीन हुआ, फिलीपीन हुआ या जापान, एशियाई देश जो थे वो इनके साथ साथ पूरे विश्व के जागरण की चर्चा की गई द्विवेदी जी द्वारा। तो उन्होंने इसकी चर्चा की और वे जापान का उदाहरण देते थे और समझ रखते हुए कहते थे कि जिस प्रकार जापान ने ब्रिटिश उपनिवेश जो है उसके बिना प्रगति की है, उसी तरीके से हम भी कर सकते हैं और उनका यही मानना था। तो उन्होंने देश के नवजागरण को भाषा जागरण से जोड़ा था और वहीं से ही देश में भी समाज में भी सुधार हुआ और भाषा का भी सुधार वहीं से ही हुआ। तो द्विवेदी जी का मानना था कि जो समाचार पत्र हैं या पत्रिकाएं हैं तो इनसे पूरा राष्ट्र प्रेरणा ले सकता है। और इन्होंने हिंदी नवजागरण हेतु जो सरस्वती पत्रिका चलाई थी उसके माध्यम से लोगों से जुड़ना प्रारंभ किया और बहुत से प्रेरक तत्वों ने हिंदी नवजागरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे अंग्रेजों का भारत आगमन था जिसमें से ये प्रमुख कार्य हैं, और पाश्चात्य विधानों का अनुवाद कार्य हुआ या फिर सुधारवादी आंदोलन। तो ये कुछ उस समय के प्रमुख परिवर्तन हुए थे, हिंदी नवजागरण के प्रेरक तत्व रहे हैं। तो यही हमारा आज का टॉपिक था, हिंदी नवजागरण। तो ज़्यादा कुछ इसमें कराया नहीं है, बस मैंने बता दिया है। पहले भी अरिहंत हमने इसको लिया है, उठाया है। अगर आपको समझना है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगी हो तो आप लाइक कर दें, और अगर आपको इससे संबंधित PDF चाहिए है तो वो भी आप टेलीग्राम ग्रुप से या व्हाट्सएप से प्राप्त कर सकते हैं संडे को। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, हिंदी नवजागरण। अगर आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। आशिफ जी गुड मॉर्निंग। तो ये हिंदी नवजागरण के बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि जो यूनिट है इसमें हम अरिहंत को ही माध्यम बनाएंगे, और लास्ट का जो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है टॉपिक, चाहे अस्तित्ववादी हुए या मार्क्सवाद हुए, वो अपनी तरफ से कराऊंगी मैं,
क्योंकि इसके 2-3 टॉपिक हैं बचे हुए, जैसे खड़ी बोली हुआ और फोर्ट विलियम कॉलेज, तो ये उसमें अच्छे से दिए गए हैं। अरिहंत में ऐसा कुछ गलत उसमें सही भाषा में हम पढ़ें तो सही से समझ में आ जाता है। बस मैं उसको अपनी तरह से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि आपको सुविधा हो। तो चलिए